अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आप सब लोगों का जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, मेरी वीडियोस को लाइक किया और मेरे अच्छे अच्छे कमेंट्स दिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आज इंशाल्लाह मैं आपको मायूस नहीं करूँगा। आज मैं थोड़ी सी इसके केस के बारे में, इसकी बैकग्राउंड आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंटरेस्ट डेवलप कैसे हुआ और हमने काम कैसे शुरू किया और आइंदा हमारा इरादा क्या है। उससे ये होगा कि ज़रा इंटरेस्ट जनरेट होगा आपका, जो कि आपको इस पूरे मसाइल को समझने में आसानी रहेगी। तो ऐसा है कि आज से कुछ अर्सा पहले मैं मिनिस्ट्री ऑफ लॉ में कॉन्ट्रैक्ट पे मुझे BPS 19 में एक जॉब मिली जिसका नाम था डायरेक्टर, और एक सेल था जो कि एक प्रोजेक्ट के तौर पे बनाया गया और उस सेल का नाम था लॉज ऑफ पाकिस्तान सेल। तो मेरी अपनी 40 बंदों की टीम थी जो सारे वहाँ इंडक्ट हुए और हमने काम करना था। उसके बारे में फिर मैं आपको बाद में बताऊंगा कि वो क्या प्रोजेक्ट था और उसके अंदर क्या हुआ क्या नहीं। फिलहाल हमारा मामला चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ है, तो दोस्तों ऐसा हुआ कि वहाँ पर जब हम अभी अपने एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स ही सॉर्ट आउट कर रहे थे, तो उससे पहले कहीं हमारे ज्वाइन करने से पहले मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने पंजाब गवर्नमेंट को परमिशन दे रखी थी कि वो चाहे तो अपना आइन का एक वर्जन, ऑफिशियल वर्जन खुद से प्रिंट करे। तो उन्होंने एक्स्ट्रा कॉन्शियस होते हुए उन्होंने ये किया कि जो एक मुसद्दका कापी या एक जो ऑफिशियल वर्जन जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान यानी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ की तरफ से प्रिंट होता था, एक आइन का एक कॉपी, कभी 2 साल बाद 3 साल बाद जब काफ़ी सारी अमेंडमेंट हो जाती तो सारी अमेंडमेंट्स इनकॉर्पोरेट करके वो एक ऑफिशियल वर्जन उसका वो प्रिंट आउट करते थे। तो उस वक्त चूंकि 18th अमेंडमेंट भी हो चुकी थी, काफ़ी सारी अमेंडमेंट हो चुकी थी, तो एक जो लास्ट वर्जन था उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट को दिया हुआ था, वो ऑलरेडी दिया होता था तमाम गवर्नमेंट्स को। तो उन्होंने ये किया कि उन्होंने अपना वर्जन छापने से पहले जो अमेंडमेंट्स थी जो कि उस लास्ट मिनिस्ट्री के ऑफिशियल वर्जन के बाद आई थी और अभी तक उसमें इनकॉर्पोरेट नहीं हुई थी, उनके ऑफिशियल गजेट्स लेके तो उन्होंने कोशिश की कि उसको जब इनकॉर्पोरेट कराएं उन अमेंडमेंट्स को तो वो गलती नाम से हो जाए। तो जब उन्होंने वो अमेंडमेंट्स इनकॉर्पोरेट की या करने की कोशिश की तो उनको थोड़ी सी दिक्कत हुई। तो जिन जिन एरियाज में उनको परेशानी होती गई, दिक्कत होती गई, वो एरियाज उन्होंने हाईलाइट करके तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को लिखा कि ये मसाइल हैं, हम इनको थोड़ा सा हमें क्लियरिटी चाहिए कि इनको हम किस तरह इनकॉर्पोरेट करें, कैसे लिखें। उसमें 18th अमेंडमेंट भी वो थी, और असल में जैसे कि अब तो अखबारों में भी काफ़ी आ चुका है कि 18th अमेंडमेंट बहुत ही हेस्ट में बनाई गई और उसको जब आइन के अंदर लिखने की कोशिश की गई तो लिखने में प्रॉब्लम्स भी हुए। तो इंशाल्लाह हमारी वीडियोज़ में भी ये बात आपको हो सकता है 7वीं 8वीं 10वीं वीडियो में आपको पता चल जाए कि 18th अमेंडमेंट जिस तरह हुई थी उसको जब आइन के अंदर लिखने की कोशिश की गई या की जाएगी तो भी एक बहुत बड़ा मसला होगा। तो उनको जो मसाइल हुए उन्होंने वो मसाइल जो है ना वो लिख के वफाकी हुकूमत को भेज दिए, यानी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को भेज दिए। अब मिनिस्ट्री ऑफ लॉ में बाकी लोग तो ब्यूरोक्रेट्स थे, वो तो अपने अपने काम में बिजी थे, उनके पास इतना काम नहीं था, या था भी तो उन्होंने कहा कि ये जो नए लोग आए हैं मिनिस्ट्री जो लॉज ऑफ पाकिस्तान सेल में जो डायरेक्टर साहब आए हैं, इनके साथ जितनी बड़ी टीम है, इनको क्यों ना ये टास्क दिया जाए। तो उन्होंने हमें वो टास्क दिया कि भाई ये तो वो एरिया है जो पंजाब गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई कर लिया है, इसके अलावा भी आप इसको ओवरऑल देख लो कि कहीं इसमें और मसाइल तो नहीं है। तो जनाब मैंने इस तरह किया कि मैंने अपने डिप्टी डायरेक्टर साहब को और एक असिस्टेंट डायरेक्टर को, उनको तो मैंने इस काम पे लगा दी कि आप जो पंजाब गवर्नमेंट ने जो आइडेंटिफाई किए हैं एरियाज, उनको ज़रा देखें कि क्या उन्होंने वाकई सही आइडेंटिफाई किए हैं और क्या वाकई प्रॉब्लम्स हो रही हैं कि नहीं। वो तो उस काम में लग गए, उन्होंने तो वहाँ से लिए ऑफिशियल गजट जो यानी मेन सोर्स था या यूँ कह लें कि प्राइमरी सोर्स था, वो लेके उन्होंने तो उसको चेक करना शुरू कर दिया। मीनवाइल मैंने ये सोचा कि मैं आइन को पहले सफ़े से और पहली शिक से यानी बल्कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से लेके एंड तक मैं पढ़ता हूँ और मैं इसको क्रिटिकली सोचता हूँ और मैं इसमें अंदर से अपनी जो भी मेरी राय है वो मैं उसको कंपाइल करता हूँ। तो दोस्तों इस तरह मैंने वो काम शुरू किया।
तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, सोचो विचार करता गया, और मैं खुद भी हैरान हुआ, और जब मैंने इसके बारे में लोगों को बताया तो लोग भी बड़े हैरान हुए। तो यूं इस पे अंदर हमने, मतलब आप ये कह लें कि इस काम स्टार्ट हुआ। हाँ, जब हफ्ता 10 दिन बाद हमने अपना काम पूरा कर लिया, तो हमने अपने तमाम रिकमेंडेशंस जो हमने एरिया आइडेंटिफाई की, उसके अलावा जो पंजाब गवर्नमेंट ने किया था, वो सारा हमने एक फाइल के ऊपर लिख के अपने जो भी हमारे जॉइंट सेक्रेटरी थी उनके जरिए हमने सेक्रेटरी साहब को भिजवा दी। तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे इस पे ना, मुझे ही नहीं बल्कि पूरी मिनिस्ट्री के सीनियर ऑफिशियल्स को डायरेक्टर साहब खुद प्रेजेंटेशन दें पावर पॉइंट पे कि ये क्या मसाइल है। तो इस तरह मैंने फिर उनके सामने जाके फिर मैंने वो, यानी एक तरफ पूरी एक लाइन थी जो सीनियर लेजिस्लेटर एडवाइजर्स और लेजिस्लेशन विंग के सीनियर ऑफिशियल्स, बड़े बड़े ड्राफ्ट्समैन और तमाम ब्यूरोक्रेट्स जो मिनिस्ट्री के थे, जो कॉन्ट्रैक्ट पे थे, जो रेगुलर थे, सब उन सब के सामने मैंने एक प्रेजेंटेशन दी, जिसके एंड पे जो सेक्रेटरी लॉ थे उस वक्त चीफ जस्टिस रिटायर्ड थे, उन्होंने मेरी बड़ी तारीफ की। उन्होंने कहा यार आपने तो बड़ा अच्छा काम किया। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि भाई इतनी तारीफ हो गई, तब इस पे काम भी उसी जज्बे के तहत होगा, क्योंकि सब ने सुना है, सब ने उसको देखा है। तो अनफॉर्चुनेटली फिर वहाँ काम कोई खास हुआ नहीं, बल्कि मैं आइडेंटिफाई हो गया उन तमाम मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स के बीच में कि ये बंदा जो है ना, ये क्रिटिकली सोचता है और ये हमारे लिए कल को मसला बन सकता है। लिहाजा मुझे एहतियात से बड़े तरीके से सिस्टम से आउट कर दिया गया। जैसे ही मेरा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ, एक आध महीने की और एक्सटेंशन हुई, उसके बाद मैं वहाँ से फारग हो गया। और जाहिर है, मैं एक वकील जो होता है वो फारग होकर फिर कचहरी का रुख करता है। मैंने फिर F8 का रुख किया। वही बात है कि अपना फट्टा लगाया, अपने फट्टे से फिर से काम शुरू कर दिया। अब मैं चूंकि तारीफ सुन चुका था सेक्रेटरी साहब की तरफ से, और आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि जी मेरा तो ये रिट बनती है, मैं इस पर रिट क्यों ना दायर कर दूं, ताकि अदालती हुक्म के तहत ये आइन को ठीक किया जाए। तो दोस्तों, मैंने फिर एक रिट दायर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उस पर एक इतराज़ लग गया इंस्टीट्यूशन ब्रांच की तरफ से कि इसके अंदर जो आपने फोटो कापियाँ लगाई हैं वो अटेस्टेड नहीं है, और ना ही आपने एक पिटीशन दी है साथ में कि मैं फ़िलहाल तो फ़ोटो कापियाँ लगा रहा हूँ, चूँकि मेरे पास ओरिजिनल अवेलेबल नहीं है, तो जब भी ओरिजिनल अवेलेबल हुई मैं वो पेश करूँगा, लेकिन फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं फ़ोटो कापियों से आपको दलाइल दे सकूँ, काम चले, एक प्रोसीजर है। तो जब मैंने ये प्रॉब्लम इनकाउंटर किया, तो मैंने उनसे जाके, जो क्लरिकल स्टाफ था इंस्टीट्यूशन ब्रांच का, मैंने उनसे कहा कि भाई देखो, ये सफ़ों की फ़ोटो कापियाँ हैं, आइन की किताब के सफ़ों की फ़ोटो कापियाँ हैं, ना तो ये कोई लेटर है कि उसका एक नंबर है, उसकी एक डेट है, उस पर एक साइन है, न ये किसी ख़ास पीरियड के बारे में डेटा है कि उसकी एक मखसूस डेट्स हैं जिनके आगे वो डेटा पॉपुलेट हुआ है। तो इस किताब के सफ़े की फ़ोटो कापी ओरिजिनली तस्वर की जाती है, वो फोटो कापी नहीं होती, क्योंकि पूरी किताब दूसरी किताब की फोटो कापी होती है। तो वो तो लकीर के फकीर तो ने कहा ये नथिंग डूइंग, वी आर नॉट गोइंग टू प्रोसेस इट, वी आर नॉट गोइंग टू फॉरवर्ड इट अनलेस हमारा ये एतराज़ ख़त्म किया जाए। तो आई वॉज कॉन्फिडेंट कि नहीं, ये मामला जब जज साहब के सामने जाएगा तो वो कहेंगे यार क्या बात कर रहे हो, किताब के सफ़ों की फ़ोटो कापियों की तो अटेस्टेड कापियों की भी ज़रूरत नहीं है, और ना ही कोई उसके लिए पटिशन की ज़रूरत है। मैंने कहा जी आप इसको लगाएं, एज ऑब्जेक्शन केस लगा दें, हम जज साहब को पहले कन्विंस कर लेंगे इस बात पे कि एतराज़ गलत बना है, और उसके बाद हम इसकी मेंटेनेबिलिटी पे दलाइल दे देंगे, और अगर मेंटेनेबल हो गई, एक्सेप्ट हो गई, तो फिर उसके बाद हम इसको आर्गू भी कर लेंगे। तो टू माई अटर सरप्राइज जब ये एज ऑब्जेक्शन केस लगा 2-3 माह बाद, और हमें वेट करना पड़ा, तो जब ये लग गया तो जज साहब जो थे, मैंने उनको आइन की किताब इस तरह दिखाई। मैंने कहा सर ये इसके जो सफ़े हैं वो इस किताब, ये तो कोई और किताब है, मैंने ऐसी किताब दिखाई। तो वो माइंड कर गए, उन्होंने कहा यार व्हाई आर यू शोइंग मी बुक लाइक दिस, कैन माई आई स्कैन थ्रू दिस बुक। मैंने कहा माई लॉर्डशिप ऐसा तो नहीं है, मैं तो सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कि ऑफिशियल वर्जन है आइन का, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने इसको पब्लिश किया है।
तो उसके सफ़ों की फ़ोटोकॉपियाँ मैंने अपने इसमें लगाई हैं रिट पिटीशन के अंदर। तो मेरा नहीं ख्याल कि उसकी अटेस्टेशन ज़रूरी है या मुझे इस पिटीशन की ज़रूरत है। तो जज साहब ने कहा कि वेट फॉर ऑर्डर्स। गुस्से से उन्होंने फाइल एक साइड पे रख दी। मैंने वेट किया, ऑर्डर जब आया तो ऑर्डर उन्होंने कहा जी ऑब्जेक्शन सस्टेन। महाराज क्या मरता क्या ना करता, मैं वापस आ गया। बड़ी मायूसी हुई। मैंने कहा इतना अच्छा ये था और इतने अच्छे अच्छे पॉइंट हाईलाइट हुए, तो उन्होंने उस तरफ देखा नहीं, सिर्फ इतराज़। तो बहरहाल मैंने क्या किया, इसका एक फ़ायदा ये हुआ कि जब मैंने वो रिट दायर की थी और उस पर ऑब्जेक्शन लगा और उस दौरान फिर वो वेट करती थी कि एज ऑब्जेक्शन केस वो लगे, वो प्रिंट मीडिया की अटेंशन सीख कर गई। उसमें बहुत सारे अखबारात में इस रिट के बारे में से सुर्खियाँ लगाई गई। एक सुर्खी थी कि आइन में गलतियों की भरमार, मुमताज़ कानूनदान शेर अफजल खान बाबर का दावा कि आइन में इतनी गलतियों को होना ख़तरनाक है। ख़ास करके उसमें वो जो तौहीन रसालत के हवाले से लिखा हुआ था कि चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली के हलफनामे में ख़त्म नबूवत पर यकीन के बारे इबारत का ना होना बहुत ख़तरनाक है। इस किस्म की बातें मतलब वो पढ़ी। तो उससे जो एक मजलिस है, मजलिस एहरार इस्लाम पाकिस्तान, मजलिस एहरार इस्लाम पाकिस्तान, उनके सेक्रेटरी जनरल खालिद अब्दुल लतीफ़ खालिद चीमा साहब ने मुझसे रब्ता किया। उन्होंने कहा जी आप थोड़ा हमसे शेयर करेंगे ये क्या इशू है। तो जो भी इशू था मैंने उनको बताया। तो उन्होंने कहा कि अच्छा आप इसको दोबारा दायर करें और बजाय कि आप खुद दायर करें इसको हम स्पॉन्सर करते हैं, यानी हम इसके बनते हैं पिटिशनर और आप हमारे एज एडवोकेट बने और इस मसले को हाईलाइट करें और ये हमने करना है क्योंकि हमारी जमात के जो अहदाफ हैं उससे ये मुताबिकत रखता है। ख़ास करके ख़त्म नबूवत के हवाले से जो बिलीफ है चेयरमैन सेनेट का और कौमी असम्बली के स्पीकर का और चंद एक और चीज़ें भी, तो वो आप लाजमी करें। तो मैंने कहा जी ठीक है, अच्छी बात है। तो उनसे फिर नए सिरे से वकालतनामा लेके उनसे जो भी उनका अंदरूनी जमात की जो करारदादें वगैरह थी उन्होंने पूरी की। तो फिर उन्होंने मुझे इख्तियार दिया। फिर हमने सबसे पहले चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, सदर पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ मिनिस्टर सबको पहले नोटिस दिया कि जी ये आइन में गलतियाँ हैं और इनको आप ठीक कर लें, अदरवाइज़ हम जो है ना आइनी जुडिशल फोरम पे जाके इसको ठीक करने के लिए रिट पिटीशन करेंगे। तो जाहिर सी बात है वो एक कानूनी ज़रूरत है कि नोटिस दिया जाए किसी भी बंदे को जब आप उसके खिलाफ रिट करते हैं। तो हमने किया। तो उसके बाद जब कोई जवाब ना आया तो फिर हमने फिर ये रिट जो है दोबारा दायर कर दी। तो इस वक्त ये रिट जो है ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है और उसके अंदर वो अवेटिंग फिक्सेशन है। जब वो फिक्स होगी, ये कोरोना की वजह से वो काम रुका हुआ है, जल्दी इंशाल्लाह ये फिक्स होगी और उसके बाद जो है ये आगे चलेगी और मुझे उम्मीद है कि ये बहुत ही अच्छा कदम होगा आइन की बेहतरी के लिए। तो ये जनाब अली इसके पीछे बैकग्राउंड। और अब आपको ये भी पता चल गया कि हमने ये सिर्फ सवाल नहीं उठाने, हमने इन सवालों के जवाब भी लेना है और हमने वफाक पाकिस्तान को ये कहना है कि भाई इसको अगर आपने 18वीं तरमीम की है तो उस तरमीम को आप आइन के अंदर लिख के भी दिखाओ। जो बाद की जो तरमीमें हैं उनका डेटा जब आप पॉपुलेट करते हो चेयरमैन सेनेट के मेम्बरान के हवाले से तो उसमें बहुत मसाइल हैं। ये इतना आसान नहीं होता किसी भी चीज़ को अमेंड करना। उसको अमेंड करते वक्त बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है कि ये अमेंडमेंट जब बन के फाइनल चीज़ सामने आएगी तो वो क्या होगी। तो इसमें आपके लिए सबके लिए इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जनाब। अब आपको सारा बैकग्राउंड पता चल गया। यही आज की वीडियो का मकसद था कि आपको पता चल जाए कि ये कहानी स्टार्ट कैसे हुई और अब इसका एंड पता नहीं कैसे हो। दूसरी बात ये थी कि मैंने सोचा कि मैं अपना दिल हल्का करने के लिए, क्योंकि इसको 2-3 साल हो गए इस वाक़े को, हर बंदा जब वो कोई काम कर लेता है तो उसके अंदर एक इंथुजिज्म आ जाता है, वो चाहता है कि उसके काम को जाना जाए, उसके काम को अप्रिशिएट किया जाए। तो पहले मैंने सोचा कि मैं अपनी अखबारों में आर्टिकल के सूरत में इसको अपना दिल हल्का करूं लिख लिख के। तो फिर वो मैंने आइडिया ड्रॉप कर दिया। मैंने कहा नहीं यार फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आजकल पढ़ता सोशल मीडिया की वजह से बहुत कम लोग हैं जो किताबें पढ़ते हैं या अखबारें पढ़ते हैं। ज़्यादातर वो जो है ना
या तो टीवी देख लेते हैं, उससे अपडेट हो जाते हैं, या फिर अगर किसी को कोई इंटरेस्ट है किसी खास एरिया में तो वो उस एरिया में जाके वो यूट्यूब पे देख लेता है चीज़ें, या वो अपने इंटरेस्ट के फोरम बने हैं बहुत ज़्यादा, ट्विटर पे आगे पीछे हर तरफ। तो लोग आजकल चूँकि सोशल मीडिया के ज़्यादा यूज़ करते हैं, लिहाजा मैंने सोचा कि बजाय कि मैं अपना अपना हार्ट हल्का करने के लिए, टू लेट माई हार्ट आउट, instead of going towards the print media, I decided to come onto the social media, and that's why I am speaking to you. I am sure आज की वीडियो भी आपको बहुत पसंद आएगी। आल दो कि ये एक वीडियो ज़रा इंट्रोडक्शन किस्म की थी, इसमें जो हमारा मेन एरिया है उसकी तो कोई बात हमने नहीं की, तो होपफुली कल इंशाल्लाह उस पर बात करेंगे। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, अपना सबको बहुत ख्याल रखिएगा, और मेरी इंकरेजमेंट के लिए, हौसला अफजाई के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिन्होंने किया उनको शुक्रिया, जो नए सुनने वाले हैं वो आज कर लें, और मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप मुझे फॉलो करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीम आप मायूसी नहीं होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।